आप लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में तो सुना ही है, जो कि चाइना से शुरू में निकल कर आया था और सबसे पहले यह एनिमल्स से पाया गया था और अब यह एनिमल्स की जगह ह्यूमन्स टू ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने लगा है, क्योंकि उसमें कुछ जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट हो गए हैं। तो आपने ये तो सुना ही है कि जो ये कोरोना वायरस है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है और ये अभी पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया भर में फैल चुका है, जिसकी वजह से सभी जगह लॉकडाउन। और आप इस बारे में तो जानते हैं कि किसी भी पर्सन के छींकने या खांसने से उसके जो माउथ से सालिवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उन पार्टिकल्स में ये कोरोना वायरस पाया जाता है और उसी की बेसिस पर वो ट्रांसफ़र होता है। और सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे जो सांस लेने का सिस्टम होता है पूरा, सबसे पहले उसे अफेक्ट करता है, जिससे कारण हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह ख़राब हो जाता है और वहाँ पर बबल गम बन जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इस प्रकार से ये इसका असर होता है, लेकिन असल में दिखाई किस प्रकार देता है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये दिखाई किस प्रकार देता है। और ये जो इमेज है ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से द्वारा ली गई इमेज है। और कोरोना वायरस के बारे में ये दूसरा फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि अगर कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं बनी अभी तक, यानी कि वैक्सीन नहीं बनी है, तो उसका जो इलाज हो रहा है करंट में वो किस दवाई से किया जा रहा है। तो आपने इस बारे में ज़रूर सोचा हो कि जब इसकी कोई दवाई बनी ही नहीं है तो इसका इलाज किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी जो मेडिसिन का जो यूज़ किया जा रहा है अभी करंट का ऑपरेशन में, जो सभी यानी कि जितने भी अभी ठीक हो रहे हैं पर्सन्स, उनकी इलाज में एक ही दवाई यूज़ की जा रही है, जो कि हमें फ्लू में, सिंपल फ्लू जुकाम में या मलेरिया में यूज़ की जाती है। उसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्विन सल्फेट और यही टैबलेट अभी यूज़ की जाती है, जो कि हमें मलेरिया में भी, जब मलेरिया हो जाता है लोगों को तब उसे यूज़ की जाती थी पहले, लेकिन अब इसे उसमें भी यूज़ किया जा रहा है कोरोना वायरस के लिए भी। और कोरोना वायरस के बारे में थर्ड फैक्ट यह है कि क्या यह पेट्स या एनिमल से, यानी कि क्या कुत्ते और बिल्लियों से भी यह वायरस ट्रांसमिट हो सकता है या फैल सकता है। तो इसका आंसर यह है नो, क्योंकि अभी तक जितनी रिसर्च में पाई गई है, यानी कि हमने जितनी आज तक रिसर्च की है टोटल, उससे यह पता चला है कि ये जो वायरस है ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन में अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये किसी भी एनिमल से अभी ट्रांसमिट नहीं होता है। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों को ज़्यादातर वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कि वेंटिलेटर एक क्या डिवाइस होता है और उसका यूसेज क्या होता है और ये वेंटिलेट क्यों किया जाता है लोगों को। इसका कारण यह है, आप इस बारे में जानते हैं कि जो कोरोना वायरस के मरीज होते हैं उन्हें सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उन्हें सांस लेने में सीधे तकलीफ होती है। और जो कोरोना वायरस के मरीज होते हैं आधे से ज़्यादा लोगों को सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से हमारे जो सिस्टम गवर्नमेंट के पास वह एक लिमिटेड अमाउंट में ही वेंटिलेट के ऑप्शन है, यानी कि बहुत सारे वेंटिलेटर्स नहीं है हमारे पास। इसी कारण है कि हमें चैन सिस्टम तोड़ने के लिए बोला गया है और स्टे होम के लिए बोला गया है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लिमिटेड वेंटिलेटर्स हैं उनका यूज़ हम सफिशिएंट अमाउंट में कर पाएँ और हमारे पास ज़्यादा केसेस ना बढ़ें, ताकि हम सभी लोगों को इसका यूसेज जिन्हें भी ज़रूरत है उन्हें हम इसका वेंटिलेटर का यूज़ दे पाएँ। और वेंटिलेटर क्या करता है, इसका जो यूसेज है, अगर किसी भी मनुष्य के, यानी कि इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम होती है, अगर वो सांस नहीं ले पाता है तो आर्टिफिशियली उसे गले में गले से जो हमारी वेंट पाइप गई होती है लंग्स तक, उसमें एक पाइप डाल दी जाती है आर्टिफिशियली, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली करता रहता है, वो भी एक मशीन के यूसेज से, जिससे कि हमारे फेफड़ों में कंटिन्यूसली हवा जाती रहती है और वह आदमी जिंदा रहता है और उससे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आ पाती है। और किसी किसी कंडीशन में तो ऑक्सीजन के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के जो एक्सेल होता है, इनहेल हम लोग, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी किसी कंडीशन में निकालने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर कंडीशन में इसका यूज़ सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए किया जाता है। और आपके मन में इस बारे में विचार ज़रूर आया होगा कि जो कोरोना वायरस है क्या ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यह बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी देशों में यह बहुत ही तेज़ी से जहाँ पर बढ़ा है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो क्या ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है, ये ख़त्म ज़रूर होगा, लेकिन ये कब तक ख़त्म होगा, आपके मन में ये भी ख्याल ज़रूर आया होगा। तो इसका आंसर है लगभग जब तक इसकी वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती है तब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें वैक्सीन का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वैक्सीन कब तक मार्केट में बन कर आ सकती है। तो इसका आंसर है 1 से 1.5 साल में, क्योंकि किसी भी बीमारी का वैक्सीन बनाने के लिए हमारे रिसर्चर्स को बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और उसे बहुत सारे प्रोसीजर से गुजारना पड़ता है, तब वो मेडिसिन मार्केट में अप्रूव होकर आती है। और सभी देशों की अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी मेडिसिन को अप्रूव करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारी जो कोरोना वायरस की दवाई है वो भी 1 से 1.5 साल तक के अंदर ही बनकर आ सकती है, लेकिन उसे बहुत सारे प्रोसीजर गुजरना पड़ेगा, तब तक हमें होम में ही सेफ रहना पड़ेगा।
और क्या आपने इस बारे में सोचा है कि जो फायर होती है यानी कि जो आग होती है उसकी कोई भी शेडो यानी कि छाया क्यों नहीं बनती है? तो उसका आंसर यह है कि कोई भी इनकमिंग लाइट जो होती है यानी कि अगर कोई भी लाइट एक तरफ से आ रही है और अगर वह किसी भी लाइट सोर्स पर टकराती है तो वह उसके आर पार नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से उसे वह आर पार तो नहीं हो पाती है, लेकिन शेडो जब वो किसी भी लाइट पर टकराती है तो टकरा कर वह स्कैटर हो जाती है यानी कि फैल जाती है। तो इसका फंडामेंटल लेवल पर अगर हम देखें तो बात यह है कि एक लाइट बीम किसी भी दूसरे लाइट बीम को सीधे इंटरेक्ट नहीं कर सकती है यानी कि सीधे उस पर टकरा नहीं सकती है। यही कारण है कि जो फायर होती है यानी कि जो आग होती है उसके में शेडो नहीं दिखाई देती है। लेकिन रियली में क्या होता है, उसमें जो हॉट एयर होती है, जो गर्म हवा आती है और जो भी उससे अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे अलग अलग फ्लेम से अलग अलग प्रकार की गैसेस निकलती हैं, उन सब की शेडो बनती है रियली में। तो जो फ्लेम होती है उसकी शेडो नहीं होती है, लेकिन जो पार्टिकल्स उससे निकलते हैं उसकी शेडो ज़रूर बनती है। निकोला टेस्ला, जिन्होंने अल्टरनेट करंट, नियॉन, फ्लोरोसेंट लाइट्स, एक्स-रेज, रेडियो, रिमोट कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, बायोफिजिक्स, टेस्ला कॉइल और जिन्होंने पूरी दुनिया भर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का वायरलेसली वो भी प्रपोजल दिया था, उन्हें कभी भी इन चीज़ों का क्रेडिट नहीं दिया गया, ना ही उन्हें कभी भी इन चीज़ों के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब आप ही सोच सकते हैं इस बारे में कि किसी भी आदमी को उसकी इतनी सारी डिस्कवरीज के लिए ना कोई क्रेडिट देना, ना कोई नोबेल प्राइज़ देना, क्या ये सही है? और अगर कभी भी चलते हुए ट्रेन से आपका सामान यानी कि पर्स या बैग गिर जाता है या कुछ सामान गिर जाता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? सीधी सी बात है, आप ये सोचेंगे कि हमें ट्रेन की चेन खींच देनी चाहिए, लेकिन क्या ये सही रहेगा? आप ये सोच रहे होंगे कि यह बिल्कुल ही सही कदम है, लेकिन ये ऐसा मत करिएगा। आप ये सोच सकते हैं कि अगर कभी बहुत स्पीड से ट्रेन चल रही है और आप ट्रेन की चेन खींच भी देते हैं, तब तक वो जो ट्रेन रुकेगी वह बहुत ही आगे चली गई होगी और अगर आप अपना सामान ढूंढने की कोशिश भी करेंगे तो भी ये मुश्किल के बाद सामान आपको मिल पाए। तो इसका सबसे आंसर अच्छा क्या है, आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो भी ट्रेन लाइंस पे बहुत सारे पोल्स लगे होते हैं, आपने देखा ही होगा, जो खंभे लगे होते हैं उसमें नंबर लिखा होता है, नंबर प्लेट वाले, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऐसा ही आपको जो खंभे होते हैं उनके खंभे का नंबर नोटिस कर लेना है और आपको तुरंत एक नंबर पर फ़ोन लगाना है जो कि है 182। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है यानी कि आरपीएफ का है। इस नंबर पर फ़ोन लगाने पर आपका जो फ़ोन होगी वह आरपीएफ के जवानों को मिलेगी और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके जो सामान है वह उन्हें मिल जाएगा और आप पास के स्टेशन से ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। यही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर कभी भी आपका सामान गिर जाता है। और आपने इस बारे में तो सुना ही है कि फर्स्ट इंप्रेशन या बेस्ट इंप्रेशन, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आदमी कितने सेकंड में कैच कर लेता है? तो इसका आंसर है कि 1 सेकंड 1/10 पार्ट में, यानी कि 1 सेकंड 10वें हिस्से में ही आदमी किसी भी इंसान को देखकर उसकी जो एक इमेज है अपने दिमाग में बना लेता है। यानी कि हमारा दिमाग इतनी तेज़ी से काम करता है कि 1 सेकंड के 10वें पार्ट के अंदर ही इतनी तेज़ी से उसका इंप्रेशन हमारे दिमाग में बन जाता है कि ये इंसान किस प्रकार का है। और हम जो ह्यूमंस हैं, जो कि एक नेचर के लिए स्पीसीज ही हैं, यानी कि एक प्रकार है जीव के, तो उन्होंने 500 सालों में ही, यानी कि पिछले 500 सालों में 322 प्रकार के जानवरों को ख़त्म करवा दिया है। यानी कि इतने प्रकार की स्पीसीज पिछले 500 सालों में हमने ख़त्म की है। और अगर आप अंगूरों को यानी कि ग्रेप्स को किसी भी माइक्रोवेव में डाल देते हैं तो वह एक्सप्लोड हो जाएगा, यानी कि वह बम की तरह फूट जाएगा। और जो स्नेल्स होते हैं, जिन्हें कि आप शायद जानते ही होंगे, जो कि रेतीले इलाकों में मोस्टली रेतों में पाए जाते हैं, वह एक स्नेल लगभग एक बार में 3 साल तक कंटिन्यूसली बिना जगे हुए सो सकता है। और जैसे कि आपको इस बारे में पता है कि हमारा जो फ्यूचर है हम मार्स बिताने की सोच रहे हैं, यानी कि हम फ्यूचर में मार्स में जाने की सोच रहे हैं, तो क्या आपको इस बारे में पता है कि अगर हम फ्यूचर में मार्स में चले भी जाते हैं तो हमारा जैसे अर्थ में 1 साल जो होता है, यानी कि 1 ईयर 365 डेज़ का यहाँ पर बीतता है, या 366 डेज़ का। तो अगर हम मार्स में जाएंगे तो 1 मार्स ईयर कितने दिनों का होगा? तो वह अगर हम डेज़ में गिनेंगे, अर्थ डेज़ में, तो वह होगा 687 डेज़ में, यानी कि 687 दिनों में हमारा 1 साल वहाँ पर ख़त्म होगा। यानी कि लगभग जब हमारा यहाँ पर 1 साल ख़त्म हो चुका होगा, तब अगर हम मार्स में रहेंगे तो हमारा सिर्फ वहाँ आधा साल ही ख़त्म होगा, यानी कि लगभग 2 साल, यानी कि इसका डबल सीधा वहाँ पर बीतेगा। यानी कि यहाँ पे जब हम लोग 1 साल मनाएंगे तब वो लोग सिर्फ आधा साल ही वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हों। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।